तो ये वीडियो इन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो डीएलएड के फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर किसी भी ईयर में जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं आपके एससीईआरटी जो बनाता है, जो आपके सेंटर पढ़ते हैं और आप वहाँ जाके पेपर देते हो और उसमें आपका क्या आ गया है, रीअपीयर आ गया है। तो रीअपीयर क्यों आ जाता है, इसका तो सीधा सा मतलब है कि आपके किसी भी एग्ज़ामिनेशन में किसी भी सब्जेक्ट में उतने मार्क्स नहीं आए मिनिमम जितने की ज़रूरत थी आपको पास होने के लिए। तो रीअपीयर आ गया है। तो सबसे पहली बात कि अगर आप मुझसे स्ट्रेटजी के बारे में पूछोगे तो मैं भी आपको 5-6 स्ट्रेटजीज़ बताऊंगी जिससे रीअपीयर का जो एग्ज़ाम है वो इजीली आप पास आउट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले, क्योंकि अभी आप तैयारी करोगे तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जो है मोटिवेटेड रहो। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। देखिए, रीअपीयर ही तो आया, कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर इजीली निकल जाएगा। अगर अभी से ही आप ये सोच लोगे कि नहीं रीअपीयर आ गया अब तो मतलब बहुत मुश्किल आता है पेपर, जब मैं पहली बार में नहीं कर पाया या कर पाई तो दूसरी बार में कैसे कर पाऊँगी, मुझे तो उतना ही लिखना आता है तो दोबारा उतना ही लिखने से उतने ही नंबर मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड से निकाल दो। बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाओ, नए तरीके से स्टार्ट करो चीज़ों को और पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, ये आपका इंटरनल का पेपर नहीं है। इंटरनल का पेपर क्या होता है, कॉलेज के अंदर होता है। कॉलेज के जो स्टाफ मेंबर होते हैं वो उसको बनाते हैं और वही चेक करते हैं। तो हमारा जो एक स्टैंडर्ड बन जाता है ना क्वेश्चंस और अटैम्प्ट करने का, वो थोड़ा सा लो हो जाता है या डाउन हो जाता है। जब आप एससीईआरटी का पेपर देने के लिए जाते हो, आपका सेंटर पड़ता है, तो देखो भैया, पहली चीज़ तो आप चीटिंग के भरोसे अगर हो तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के साथ साथ थोड़ी सी स्मार्टनेस होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे ईजिली जो है ना पेपर रीअपीयर वाला पास आउट हो जाएगा। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर साल बच्चों के रीअपीयर आते हैं और हर साल बच्चे रीअपीयर को पास आउट भी करते हैं, बल्कि बहुत अच्छे नंबर से जो है वो पास आउट करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रेटजीज़ आपको बताती हूँ। तो सारी स्ट्रेटजी से सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि बी मोटिवेटेड एंड वर्क हार्ड, ऑल्सो वर्क स्मार्ट। ठीक है। और एक बात कि इस चैनल पे अगर आप जुड़े हुए हो तो यहाँ अगर आप अब आए हो रीअपीयर के टाइम पे या पहले से भी हो और आपने प्लेलिस्ट में जाकर सारे यूनिट्स की वीडियो नहीं देखी है ना, तो मेरी एडवाइस होगी कि आप एक बार उसको देख लो। देखो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। मैं बता दूं आपको, किसी भी सब्जेक्ट अगर आप एक वीडियो उठाओगे ना, मतलब अगर एक यूनिट उठाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट ऐसी वीडियो हैं। तो ऐसी वीडियोस तो आपको, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा कि आपके पास टाइम ही नहीं है वो वीडियोस देखने का। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपकी रीअपीयर आई है, आप जाके प्लेलिस्ट में उस सब्जेक्ट को ढूंढो, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो या सेकेंड ईयर का, और एक बार ना 5 यूनिट की वीडियो देख लो। और जब 5 यूनिट की वीडियो देख लोगे तब आपको ये नहीं लगेगा कि ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ा नहीं है। सब कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ जी पढ़ा हुआ है। और उसके बाद जब आप पाँचों जो वीडियोस देख लेते हो, उसके बाद VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट EB 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, फर्स्ट ईयर EB और सेकेंड ईयर की। तो वो भी सब्जेक्ट में जाकर देख लो, जो भी सब्जेक्ट आपका रीअपीयर का है। तो ये तो है आपकी तैयारी। अब आते हैं बात स्ट्रेटेजी की कि किस तरीके से क्वेश्चंस और अटैम्प्ट किया जाए। क्वेश्चन पेपर को देखकर कैसे जो आपका हार्ट फेल हो जाता है उसको रोका जाए। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ जो है ना, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्लियरली। हाँ जी, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ये कि जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो ध्यान देना, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हो तो क्वेश्चन को, चाहे 1 हो 2 हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सभी के लिए है ये कि उस क्वेश्चन को ना समझना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, जल्दीबाजी में हम फटाक से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हम ना आंसर जो है ना लिखते तो सही हैं, लेकिन उस क्वेश्चन के लिए वो आंसर गलत होता है। जैसे कि हमने फटाक से पढ़ लिया कि शिक्षा का नेचर क्या है, ठीक है, प्रकृति क्या है, और हमसे प्रकृति पूछा गया है तो हमारे माइंड में पॉइंट भी प्रकृति यानी नेचर आने चाहिए। लेकिन हम क्या लिख के जाते हैं, मान लो हमने पॉइंट्स बना दिए अपने माइंड में शिक्षा की विशेषताओं की, तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ना वो हमारा डिफरेंट हो जाता है। और क्वेश्चन जब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना, तो हमारा जो माइंड है ना वो पॉइंट जो बनाता है ना वो और ज़्यादा डिफरेंट होते चले जाते हैं, तो हम क्वेश्चन से ना दूर होते जाते हैं। तो चाहे आपको क्वेश्चन 2 बार पढ़ना पड़े, 3 बार पढ़ना पड़े, उसको क्लियरली पढ़ लो। बहुत ज़रूरी है ये।
क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दीबाजी में हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, उसके बाद आधा आंसर लिख देते हैं या तब देते हैं, या हम लिख के ही आ जाते हैं हमें, और फिर हमें लगता है हमने तो आंसर लिखा था बट उसके बाद भी हमें नंबर नहीं मिले। तो सबसे बड़ी गलती बच्चे जो है यहाँ पर करते हैं। और जब ये आंसर शीट चेक होता है ना SCRT में, तब हम ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। जो चेकर होते हैं वो क्या प्रॉब्लम आ जाती है हमें कि बच्चे ने आंसर तो पूरा सही लिखा होता है, लेकिन जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ने वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं था जिसका आंसर दिया गया है। तो ना चाहते हुए भी ना हमें वहाँ पे कट करना पड़ता है उस आंसर को, पूरा का पूरा आंसर कट हो जाता है वहाँ पर आपका, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। अब आ जाइए मेक पॉइंट्स फॉर द आंसर्स। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप DLED एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई आपका 12th तक का एग्ज़ाम नहीं है कि छोटे छोटे पैराग्राफ लिख दोगे और नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल नहीं मिलेंगे नंबर। आपको क्या करना होता है कि पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं अपने माइंड में। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, एक एग्जाम्पल दिया था अभी कि मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि शिक्षा की प्रकृति के बारे में बताओ, नेचर बताओ। तो आप अपने माइंड में ना पॉइंट्स बना लो कि क्या क्या नेचर हो सकते हैं इसके। और जब आप उन पॉइंट्स को बना लोगे ना, तो फिर उन पॉइंट्स को आपको आंसर शीट पर उतारने हैं, या तो जल्दी जल्दी आप पॉइंट्स को उतारते जाओ। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ा आपने, आपको पॉइंट याद आ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 डाल के आप पॉइंट्स उतार दो। एटलीस्ट उसको एक्सप्लेन मत करो, लेकिन पॉइंट्स उतार लो, क्योंकि बाद में ना वो पॉइंट्स आपको फिर याद नहीं आएंगे। और DLED में पॉइंट वाइज ही आंसर किया जाता है, ये मैं आपको 1000 बार बता चुकी हूँ। और पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, कहाँ से मिलेंगे, ये आपको तो जब सिलेबस पढ़ोगे तभी पता चलेगा। अब इतना टाइम तो है नहीं कि आप पूरी किताब उठाकर पढ़ाओगे, तो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो। प्लेलिस्ट में जाओ, सारी वीडियो बनी हुई है। मेहनत ऑलरेडी मैंने कर रखी है सारी वीडियोस को बनाने में, तो वो सारी मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही किसी भी सब्जेक्ट की, आप मुझे कमेंट करो, मैं वहाँ पर आपको हाईलाइट कर दूँगी प्लेलिस्ट, और आप ज़रूर से ज़रूर उन वीडियोज़ को देख लो। चलो भाई, अब जो है उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन है ना वो किस तरीके अटैम्प्ट करने हैं आपको। जैसे जो चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए 2 क्वेश्चन में चॉइस है। अब जिस क्वेश्चन में चॉइस ना हो वहाँ तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, बट जो ऑप्शनल DLED के अंदर क्वेश्चन आते हैं कई सारे, तो उसमें ना ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना जो ज़्यादा डिवाइडेड हो। जैसे किसी क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 4 क्वेश्चन में भी ना आंसर जो है वो डिवाइडेड है। जैसे 2 + 2 + 2 + 4, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर जैसे ऐसे पूछा गया हो कि शिक्षा क्या है, इसके विशेषता क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, और शिक्षा समाज से कैसे जुड़ी हुई है। ये पूरा एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो मार्किंग स्कीम है वो 2 + 2 + 2 + 4 की है। दैट मीन आपको शिक्षा क्या है 2 नंबर के लिए बताना है, तो आप 1 पेज लिख दो। फिर शिक्षा की विशेषताएं 2 नंबर के लिए बताना है, तो +2 का है तो 4 पॉइंट लिख दो, बहुत है। उसके बाद आपको इस विशेषता बतानी है, फिर से 4 पॉइंट लिख दो, अगले पेज पे विशेषता बता दी। फिर आपको बताना है कि समाज के साथ इसका क्या संबंध है, 4 नंबर का है, तो आप क्या कर दोगे वहाँ पर 5-6 पॉइंट लिख दो। इस तरीके से अगर आप आंसर करोगे ना, डेफिनेटली आप अपना रीअपियर एग्ज़ाम निकाल सकते हो, डेफिनेटली, ठीक है। तो जो ज़्यादा डिवाइडेड क्वेश्चन होते हैं ना उसको करो, क्योंकि यहाँ पर मान लो शिक्षा क्या है आपने आधा पेज भी थोड़ा बहुत भी लिखा है, तो 2 में से आधा नंबर वही मिल जाएगा। जब हम चेक करते हैं ना आंसर शीट को, तो ये जो डिवाइडेड वाले पोर्शन होते हैं इसी को हम देखते हैं ज़्यादातर कि बच्चे ने जो डिवाइडेड किया हुआ। अब ये नहीं करने लग जाना कि 2 नंबर जो ये क्वेश्चन टूटा हुआ है कि शिक्षा क्या है, इसी को आप 2 पेज 3 पेज लिखते जा रहे हो। नो, आपको डिवाइडेड वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट तो करने हैं, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना है साथ ही साथ कि जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चंस जो हैं वो देखने होंगे, और जो ऑप्शन में नहीं होते आपके पास करना ही होता है, फिर तो आप उसको करोगे ही करोगे। लेकिन ऑप्शनल वाले में उसी को चूज़ करना जिसमें आप डिवाइडेड कर सकते हो, या क्वेश्चन डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। बाकी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑप्शनल में भी अगर मान लो कोई डिवाइडेड है क्वेश्चन लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तब तो आप उसको अटैम्प्ट करोगे ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अब आते हैं नेक्स्ट जो आपको चीज़ ध्यान रखनी है रीअपियर एग्ज़ाम के टाइम पे, वो ये है कि जो पॉइंट्स आप लिखते हो, जैसे क्वेश्चन है शिक्षा क्या है इसकी विशेषताएं बताओ, तो पहले आपने शिक्षा क्या लिख दिया, अब उसकी विशेषताएं बताओगे तो विशेषताओं को पैराग्राफ में थोड़ी ना लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे, पहली विशेषता, दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता,
इस तरीके से जब आप पॉइंट लिख लोगे ना, तो सिर्फ पॉइंट लिखना ही काफ़ी नहीं है। एक तो आपके जो पॉइंट है ना वो टू द पॉइंट होने चाहिए। शुरू में ही मैंने बता दिया कि जो क्वेश्चन की डिमांड है ना उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और जब पॉइंट्स लिख दिए ना तो सिर्फ पॉइंट लिखने से काम नहीं चलता डीएलएड में, इस बात का ध्यान रखना। पॉइंट की जो एक्सप्लेनेशन होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है, और एक्सप्लेनेशन के अंदर कुछ भी कूड़ा कबाड़ा लिखने से काम नहीं चलता। तो कुछ ऐसी लाइन जो रिलेटेबल हो उस पॉइंट से, उसी को आपको एक्सप्लेनेशन में लिखनी है। हाँ, ये कर सकते हो कि एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी मत करना, 3-3 4-4 लाइन में या 2-2 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना, बस बहुत हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि देखो अगर आप पॉइंट्स को लिखोगे उसे सोचने में टाइम लगेगा, फिर उसको 5-6 लाइन का अगर एक्सप्लेन करोगे तो इतना टाइम तो नहीं होता आपके पास। पूरे दिन बैठकर थोड़ी ना पेपर देना है, 3 घंटे के अंदर ही सब कुछ करना है आपको। आगे मैं आपको बता भी दूंगी कि कितने नंबर के लिए कितने पेजेस वगैरह ज़रूरी हैं, वो सारी बातें मैं भी आपको बताऊंगी। और हाँ, अगर आपके पास लास्ट में टाइम मिलता है या आपका पेपर थोड़ा जल्दी हो गया, आपने कर लिया है मैनेज उस चीज़ को, तो आप क्या कर सकते हो कि जो पॉइंट्स हैं वो तो हाईलाइट करोगे ही, पॉइंट तो हाईलाइट होगा ही, बाकी जो उसका एक्सप्लेनेशन है ना, एक्सप्लेनेशन के अंदर कोई लाइन जो ज़्यादा रिलेटेबल हो, आपको लग रहा हो नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है, उसको हाईलाइट कर दो। जिन लाइंस के ऊपर आप बहुत श्योर हो ना कि ये तो बिल्कुल ठीक है, मेरा यही क्वेश्चन ने पूछा था, उन लाइंस को हाईलाइट कर दो। क्योंकि चेकिंग के टाइम पे ना हाईलाइट वाली लाइन हमें दे जाए ना, उसके बाद ना नंबर देना ही पड़ता है। अब क्या करना है, बिफोर स्टार्ट टू राइटिंग द पॉइंट्स गिव स्मॉल इंट्रोडक्शन। गुड। तो क्या करना है आपको कि जब भी आप आंसर अटैम्प्ट करते हो, जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर अटैम्प्ट करना है। मान लीजिए सीधा सा क्वेश्चन है 5 नंबर का कि शिक्षा की विशेषताएं बताइए, तो ये नहीं कि उत्तर स्टार्ट करते समय हम सीधा स्टार्ट कर देंगे शिक्षा की विशेषताएं, पहला दूसरा तीसरा, नो। आपको क्या करना है, छोटा सा इंट्रोडक्शन 3-4 लाइन का कि शिक्षा क्या है, या जो भी क्वेश्चन होगा वो क्या है, और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके पॉइंट्स लिखना जो है आप शुरू करेंगे। तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव होता है, और इस तरीके से भी अगर आप करोगे ना काफ़ी अच्छे नंबर आप गेन कर पाओगे। आप यकीन नहीं करोगे, यही स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको फॉलो करके 80%, 85% मतलब 80 से अबव जो है बच्चे मार्क्स जो हैं वो लेके आते हैं। अब यूज़ डेफिनेशन एंड हाईलाइट, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको ना कम से कम 1-2 डेफिनेशन तो ऐसी है ना याद करनी ही चाहिए, अभी से कर लो, रट लो। जैसे कोई महान व्यक्ति, जैसे महात्मा गांधी की शिक्षा से रिलेटेड कोई भी डेफिनेशन याद कर लो जो आपके किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पेपर में कहीं भी काम आ पाए। क्यों? क्योंकि देखो एजुकेशन वाला है आपका कोर्स, तो हर क्वेश्चन, हर सिलेबस, हर टॉपिक आपका एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि आपको ना 2-3 डेफिनेशन याद करके रख लेनी है, और जहाँ भी आपको मौका मिले जिस भी क्वेश्चन में आप उस डेफिनेशन को लिख दीजिए हाईलाइट करके। अगर आप ब्लू पेन से आंसर कर रहे हो तो जो डेफिनेशन है ना उसको ब्लैक पेन से थोड़ा बोल्ड करके, थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट करके लिख दो, तो ऐसे इफेक्टिव आपका आंसर हो जाता है। वैसे भी जितने भी मैंने प्लेलिस्ट वगैरह करवा रखी है, जितने भी मैंने आपको यूनिट्स कराए हैं, उन सब में डेफिनेशन वगैरह दे रखी है। अब आ जाओ कि भाई हम कितने नंबर में कितने पेजेस भरें, क्या पेजेस भरने के ही नंबर मिलते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जो है पेज भरते जाओ और आपको नंबर मिल जाएंगे, और ना ही आपके पास इतना टाइम है कि आप वहाँ पर बैठकर पेजेस भरोगे। तो सीधा सा मैं आपको मिनिमम पेजेस बता देती हूँ जितने में आपका आंसर आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जब तैयार किया जाता है तो उसे इसी तरीके से हम तैयार करते हैं कि मिनिमम इतने पेज में आंसर आ जाए। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन हो तो 3 पेज ज़्यादा हैं, इनफ हैं। 4-5 पेज मत भरो 5 नंबर के लिए, 1 नंबर का 1 पेज थोड़ी ना होता है। अगर आपका टू द पॉइंट आंसर है तो आपको 3 पेज इनफ हो जाएंगे 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए 4 पेज कर लो, इनफ है, इनफ। क्योंकि 2 मार्क्स का 1 पेज हो जाएगा आपका, यहाँ पर माना जाता है अगर टू द पॉइंट और ठीक आंसर ले रहे हो। बाकी अगर आप 10-10 पेजों में कूड़ा भरोगे उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आते हैं, कोर पेपर में आते हैं आपके, तो 5 पेजेस इनफ होते हैं। और आंसर किस तरीके से लिखना है मैंने बता दिया। छोटा सा इंट्रोडक्शन दो, फिर पॉइंट चालू करो, पॉइंट को एक्सप्लेन करो, और एक्सप्लेन के अंदर जो हाईलाइट है या जो फोकस्ड वाली लाइन है उसको फोकस करो, हाईलाइट करो। चाहो तो पेंसिल लेकर जाओ, ब्लैक पेन लेकर जाओ, कुछ भी जिससे आप हाईलाइट कर सको। लेकिन हाँ, कलर स्केच पेन लेकर बिल्कुल भी मत जाना, वो अलाउड नहीं होता है। और 8वां और सबसे ज़रूरी चीज़ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस।
अगर आपका प्रैक्टिकल वाला पेपर है तो 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही करने हैं। अगर आपका कोर पेपर है तो पूरे 10 के 10 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करके आना है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपके रीअपीयर आने के। तो मे बी आपका रीअपीयर इसलिए भी आया होगा क्योंकि आपने जो है कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे जो आपको नहीं आते थे। तो वो गलती अब मत करना, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, क्योंकि सीधा सीधा आप जो है आंसर ना लिखकर पूरे नंबर गवा देते हो। अगर 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आपने एक क्वेश्चन भी छोड़ दिया ना तो बहुत बड़ा खतरा मोल आप ले रहे हो। तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ थी जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है अगर आप रीअपीयर एग्ज़ाम दे रहे हो। इसके साथ ही आप टेंशन ना लें, इसके बाद एक वीडियो मैं डालूँगी बहुत ही जल्द जिसमें मैं क्वेश्चन को आंसर लिख के पूरा मतलब अच्छे से किसी भी एक क्वेश्चन को उठा लेंगे। SCRT जो अभी हुआ था 2022 वाला, उसमें से किसी भी एक क्वेश्चन को उठाकर उसका आंसर खुद लिखकर आपको बताऊंगी कि कैसे आंसर को लेना है, ताकि टाइम रहते हुए लिमिटेड पेजेस में जितने कि मैंने आपको बताए हैं हम आंसर को लिख सकते हैं। और कॉमन पॉइंट्स कौन से होते हैं और कॉमन डेफिनेशन कौन सी होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, और वो सारी चीज़ें मैं आपको उस आंसर राइटिंग में बता दूंगी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तैयारी स्टार्ट कर दो। पूरी किताब पढ़ने मत बैठना, वो गलती करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके हाथ में होना चाहिए सिलेबस उठाओ, यूनिट 1 देखो, उसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं आता उसको कहीं से भी पढ़ो, गूगल करो, किताब से पढ़ो, मैम से पूछो, कुछ भी करो, उस टॉपिक को क्लियर करो। ठीक है, पूरी किताब उठा के पढ़ने मत बैठना। किताब नहीं उठानी आपको उठाना है सिलेबस, क्योंकि वहीं से आता है और बहुत सारे एग्जाम्पल उदाहरण ये सब आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप टॉपिक पढ़ें तो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो हैं आपके माइंड में आते रहें या फिर आप उसको पढ़ के जाएं।